1929 के अक्टूबर में अमेरिकी शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अरबों डॉलर की संपत्ति गायब हो गई और दुनिया भर में महामंदी फैलने लगी। जापान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा और वह संकट में पड़ गई। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए जापानी फांसीवादियों ने इस तथ्य का लाभ उठाते हुए वॉशिंगटन प्रणाली की लापरवाही को तोड़ने का फैसला किया कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक संकट से निपटने में व्यस्त थे और चियांग काई शेक अशांति फैलाने में व्यस्त थे। कम्युनिस्टों ने पूर्वोत्तर चीन की दुर्दशा से छुटकारा पाने और दुनिया पर हावी होने की कोशिश करने के लिए एक आक्रामक युद्ध शुरू किया। 18 सितंबर 1931 को पूर्वोत्तर चीन में जमी जापानी क्वांटुंग सेना ने शेनयांग में ल्यूटियाओ झील के पास जापानी निर्मित नानमन रेलवे को उड़ा दिया और चीनी सेना को सिंघुआ युद्ध शुरू करने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। 9/80 बार द्वितीय विश्व युद्ध की प्रस्तावना खोली गई। इस दिन जापानी सेना ने शेनयांग पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया और फिर 5 महीने से भी कम समय में उन्होंने चीन के 3 पूर्वोत्तर प्रांतों पर आक्रमण किया और झोउ राजवंश के वेई मांचू कठपुतली शासन की स्थापना की। उन्होंने पूर्वोत्तर चीन के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। 14 वर्ष तक गुलामी और औपनिवेशिक शासन। पूर्वोत्तर चीन से अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का ध्यान हटाने के लिए जापान ने 28 जनवरी 1932 जनवरी को शंघाई पर हमला किया, पूर्वी चीन के तटीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने और कब्जा करने का प्रयास किया और फिर कटिंगहुआ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। युद्ध अंत में चीन और जापान 3 मार्च 1932 को युद्ध विराम पर पहुंचे और 5 मई को शंघाई में सोंगलेक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में कहा गया है कि शंघाई एक विसैन्यीकृत क्षेत्र है और चीनी सेना को शंघाई में सेना तैनात करने से प्रतिबंधित किया गया है। 1936 साल 11 महीने 25 जर्मनी और जापान ने बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। समाचार जानने के बाद चियांग काई शेक ने तेजी से शक्तिशाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला करने के लिए जर्मनी का समर्थन जीतने की उम्मीद की। भले ही चीन गणराज्य और जर्मनी वैचारिक समझौते पर पहुंचे, लेकिन इससे शांति नहीं आई। इसके बजाय जापानी सेना ने चीन पर अपना आक्रमण तेज कर दिया और चीन के स्वीरेन प्रांत पर कब्जा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच अंतिम संघर्ष प्रदान किया गया था। चीन को सोवियत संघ का नेतृत्व करने से रोकने के लिए हिटलर ने सोवियत संघ को नियंत्रित करने के लिए जापान का उपयोग करते हुए चियांग काई शेक को सैन्य सहायता प्रदान की। एक लापता जापानी सैनिक ने खोज के लिए पेइपिंग के दक्षिण पश्चिम में वानपिंग काउंटी में प्रवेश करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। चीनी गैरीसन जापानी सेना ने तुरंत वानपिंग सिटी और मार्को पोलो ब्रिज पर हमला किया। मार्को पोलो ब्रिज घटना ने गणतंत्र में राष्ट्रीय जापानी विरोधी युद्ध की प्रस्तावना खोल दी। चीन का उन्हें फायदा है, लेकिन चीनी सेना और जापानी सेना किसी भी सदी के उत्पाद नहीं हैं। चीनी सेना के पास हथियारों, टैंकों और तोपखाने के संसाधनों की गंभीर कमी है और वायुसेना और नौसेना के पास कोई फायदा नहीं है। 3 महीने के भीतर चीन को नष्ट करने के लिए जापानी सेना बार बार मुसीबतें खड़ी करती रही और 1937वें साल के 8वें महीने 11 को शंघाई में बड़े पैमाने पर सैन्य सभा शुरू हुई। शंघाई में रणनीतिक पहल को जब्त करने के लिए चीनी सेना को 8/13वीं पर झील में तैनात जापानी नौसैनिक बल पर हमला शुरू करने का आदेश दिया गया था। 13 अगस्त की लड़ाई और 13 अगस्त की 5वीं लड़ाई ऐसे समय में शुरू हुई जब राष्ट्रीय युद्ध शुरू हुआ। प्रतिष्ठा दांव पर थी। चीनी कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी आपूर्ति धन और कटे हुए कागज पर असहमत थे, जिसके कारण कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच पहला और दूसरा सहयोग हुआ। माओ त्से-तुंग ने घोषणा की कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के सभी राजनीतिक दलों और समूहों को दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे को रियायतें देनी चाहिए। अंत में चीनी सेना बुरी तरह पराजित हुई और जापानी सेना ने शंघाई पर कब्जा कर लिया। युद्ध में चीन और जापान के कुल मिलाकर लगभग 1 लाख लोग शामिल थे। यह लड़ाई 3 महीने तक चली। जापानी सेना ने 9 डिवीजनों का निवेश किया और लगभग 30,000 हताहत हुए और 90,000 से अधिक हताहत हुए। चीनी सेना ने 70,000 से अधिक हताहतों और 25,000 से अधिक हताहतों के साथ 73 डिवीजनों का निवेश किया। राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना ने अपने 60% विशिष्ट सैनिकों को खोने की कीमत पर 3 महीनों में चीन को नष्ट करने की जापान की अहंकारी बात को तोड़ दिया। भाषा उस समय के चीनी युद्ध संवाददाताओं की यादों के अनुसार चीनी सेना की आपूर्ति लाइनों पर अक्सर जापानी वायुसेना द्वारा बमबारी की जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप सैनिक दिन में केवल एक बार ही भोजन कर पाते थे और कई गंभीर रूप से घायल सैनिक होते थे। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कृपया मुझे बताएं कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जापान के आक्रामक युद्ध की राष्ट्र संघ के सभी देशों ने सर्वसम्मति से निंदा की और राष्ट्र संघ की निंदा को नजरअंदाज कर दिया। राष्ट्र संघ ने पाया कि चीन में जो कुछ हुआ उससे निपटने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जापानी सेना द्वारा शंघाई पर कब्जा करने के बाद चीनी सेना लगातार पीछे हट गई। भारी जापानी सेना ने नानजिंग और हांगझो जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों पर क्रमिक रूप से कब्जा कर लिया। चीन के गणराज्य आक्रमण के दौरान
जापानी सेना ने बड़ी संख्या में क्रूर और नृशंस जातीय नरसंहार किए, जिनमें महिलाओं का बलात्कार और नागरिकों और शिशुओं का नरसंहार और भयावह अत्याचारों की एक श्रृंखला शामिल थी। उन्मत्त जापानियों ने चीनियों के नरसंहार को मनोरंजन का कार्निवल माना। अस्तित्व 37वें वर्ष के 12वें महीने में राजधानी नानजिंग पीछे रह गई। जापानी सेना के जनरल मात्सुई इवान ने जापानी सेना की चीनी सेना का नेतृत्व किया और उसके बाद लगभग 6 सप्ताह तक सहमति से एक भव्य प्रवेश समारोह आयोजित किया। मात्सुई इवान ने जापानी अधिकारियों और सैनिकों ने नानजिंग में हिंसा की। जलाना, हत्या करना, बलात्कार करना और लूटपाट करना मानवता के खिलाफ बेहद क्रूर अपराध थे। जापानी सेना द्वारा विभिन्न क्रूर तरीकों का उपयोग करके 30,000 से अधिक नानजिंग नागरिकों और हथियार डालने वाले चीनी सैनिकों का नरसंहार किया गया। जापानी सेना द्वारा 20,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। जापानी सेना द्वारा उल्लंघन के बाद कई महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कई लोग उस वर्ष के भयानक अनुभवों का उल्लेख करने में अनिच्छुक रहे हैं, जिन्होंने 1 तारीख को नानजिंग में ले जाए गए सभी चीनी सैनिकों को मार डाला था। 1938 वर्षों का चौथा। शिन्हुआ डेली अखबार ने लिखा कि जापानी सैनिकों ने नानजिंग सरकारी एजेंसियों पर कब्जा करने के बाद नागरिकों और सभी सुरक्षात्मक उपकरणों की खोज की और उनका नरसंहार किया। बिना किसी अपवाद के सभी नागरिकों और सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अत्याचार किया गया। यह देखते हुए कि युद्ध की स्थिति बहुत गंभीर है, शेडोंग प्रांत के अध्यक्ष और तीसरे समूह सेना के कमांडर इन चीफ हान फुजू ने अपनी ताकत बरकरार नहीं रखी है। चियांग काई शेक के उस पर कायम रहने के आदेश को नजरअंदाज करते हुए वह 1937 साल 12 के अंत में बिना अनुमति के जिनान से पीछे हट गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1937 साल की उम्र में कइंगदाओ पर जापानी सेना का कब्जा हो गया। हान फुजू को 24 जनवरी 1938 साल में जापानी कब्जे के बाद मार डाला गया था। शेडोंग प्रांत के उत्तरी हिस्से में केवल चीनी सेना ने पीली नदी की प्राकृतिक बाधा खो दी थी। इसके बावजूद ली जोंगरेन ने जनरलों के एक समूह का नेतृत्व किया। 50,000 से अधिक हताहतों की कीमत पर 1938 में 3 से 4 महीने तक ताइरजुआंग की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए जापानी सेना में लगभग 10,000 लोग शामिल थे। जापानियों द्वारा किए गए अत्याचारों ने कई चीनियों को कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी श्रमिकों और किसानों की लाल सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मजदूरों और किसानों की लाल सेना में सैनिकों की संख्या 50,000 से बढ़कर 50,000 हो गई। जापानी विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के गठन के बाद श्रमिकों और किसानों की लाल सेना राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना की 8वीं रूट सेना और न्यू सेल्फ आर्मी में बदल गई, जिसने कुओमितांग सेना के साथ मिलकर देश के लिए युद्ध शुरू किया। ताइवान और जुआंग की दुखद हार ने जापानी सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोका। 5 मई 1938 को जापानी सेना ने जुझाऊ पर कब्जा कर लिया और झेंगझौ पर कब्जा करने और वुहान पर हमला करने की तैयारी करते हुए लोंगहाई रोड के साथ पश्चिम की ओर मार्च किया। जापानी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चियांग काई शेक ने पानी के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और 9 जून 1938 को झेंगझौ के उत्तर पूर्व में हुआयुआन के प्रवेश द्वार पर पीली नदी के तटबंध को उड़ाने का आदेश दिया। हालांकि बगीचे के प्रवेश द्वार पर तटबंध ने जापानी सेना की युद्ध योजना को तोड़ दिया, लेकिन इससे वुहान की रक्षा के लिए समय मिल गया। लेकिन साथ ही इसने हेनान, अनहुई और जियांगसू में भूमि के बड़े हिस्से में भी बांट ला दी, जिससे लोगों को भारी आपदा का सामना करना पड़ा। 800,000 से अधिक लोग दुखद रूप से डूब गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और कई वर्षों तक अकाल और उजाड़ क्षेत्र बने। बगीचे के प्रवेश द्वार पर तटबंध तोड़ना चीनी सेना वुहान की सुरक्षा को फिर से संगठित करने और मजबूत करने में सक्षम थी। 1938 के 11 से लेकर 10 के 27 तक चीन और जापान के बीच वुहान और आसपास के इलाकों में 5 महीने तक बड़े पैमाने पर लड़ाई चली। अंत में जापानी सेना ने सफलतापूर्वक वुहान पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रवादी सरकार को वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस लड़ाई के बाद चीन ने जापान के खिलाफ प्रतिरोध का युद्ध रणनीतिक समझ के चरण में प्रवेश किया। जापान के अत्याचारों से प्रेरित होकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चीन को आर्थिक रूप से उबरने में मदद करने के लिए चियांग काई शेक को $25 करोड़ का लिबर्टी आरण प्रदान किया। अंकल यिंग ने म्यांमार को चीन के लिए विदेश से सामग्री खरीदने और अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक आपूर्ति स्टेशन कहा। चीन के युन्नान प्रांत से म्यांमार की पूर्व राजधानी यांगून के बंदरगाह तक निर्मित इलेक्ट्रिक बेल राजमार्ग ने 1930 की तत्काल आवश्यक सामग्री आपूर्ति के लिए भूमि परिवहन प्रदान किया। 9-11 वर्ष 5 जापानी क्वांटुंग सेना ने हेलोंगजियांग और आउटर मंगोलिया के जंक्शन पर हेलन्यू नदी क्षेत्र में जमे हुए सोवियत सैनिकों पर हमला किया। आखिरी जापानी सेना नोमेनकान में लड़ी थी। 1929 साल 1 सितंबर को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 1940 के मार्च में अपने शासन को मजबूत करने और दूसरा मानचुकुओ बनाने के लिए जापान ने अति रूढ़िवादी और कम्युनिस्ट विरोधी वांग जिंगवेई का समर्थन किया और राष्ट्रीय सरकार के लिए एक कठपुतली शासन की स्थापना की। जापान का पक्ष लेने के लिए वांग जिंगवेई ने ब्रिटेन पर म्यांमार की बिजली बंद करने का दबाव डाला। उसी वर्ष
संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर नरम दबाव डालना शुरू कर दिया और चीन की स्थिति के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए जापान को लौह अयस्क और ईंधन के निर्यात को कम करना शुरू कर दिया। 1940 के 27 जून को जर्मनी, इटली और जापान ने दुनिया को फिर से विभाजित करने के प्रयास में बर्लिन में जर्मन जापानी त्रिपक्षीय गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए। चीन और नाजी जर्मनी के बीच संबंधों में भी कुछ बदलाव आए। जर्मनी के बीच संबंध बिगड़ते गए और अंततः टूट गए। जापानी कैबिनेट ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तथाकथित ग्रेटर ईस्ट एशिया सह समृद्धि क्षेत्र में एक औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई है। चीन में आक्रामकता के युद्ध को जापान महत्वपूर्ण मानता है। हालांकि कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच दूसरा सहयोग एक स्थिर गठबंधन नहीं था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग के हास्यास्पद आदेशों और कम्युनिस्ट सेना की बदनामी का विरोध किया, जो माओ त्से तुंग के विस्तार से बेहद नाराज थी। सेना चियांग काई शेक, जो चिंतित थे कि कुओमिंतांग के शासन को खतरा था, ने 1941 में अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसने सभी को चौंका दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की नई सेना को कुओमिंतांग सैनिकों द्वारा धोखा दिया गया और हमला किया गया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे दूसरा कुओमिंतांग कम्युनिस्ट सहयोग टूट गया। आंतरिक और बाहरी परेशानियों की परिस्थितियों में जूयू ने 7 सितंबर से 9 अक्टूबर 1941 तक हमलावर जापानी सेना को हराने के लिए कुओमिंतांग सेना को आदेश दिया और दूसरा चांगशा जीता। लड़ाई जीतेंगे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और जापान को तेल निर्यात बंद कर दिया, तो जापानी अधिकारियों ने आवश्यक रणनीतिक संसाधनों को जब्त करने के लिए अपने आक्रामक युद्ध का विस्तार करने के लिए युद्ध दर युद्ध दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। इसके बाद जापानी सेना ने 12/7/1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्ल हार्बर पर गुप्त हमले के साथ पूर्वी एशिया में अपना स्वयं का आक्रमण शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध बड़े पैमाने पर बढ़ गया और चीनी युद्ध क्षेत्र फांसीवाद के खिलाफ मुख्य युद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया। 1941 12वें महीने के अंत में 11वें समूह सेना के जापानी कमांडर इन चीफ आनन वेइजी ने 100,000 से अधिक लोगों को पकड़ लिया और चांगशा पर फिर से हमला किया। 9वें थिएटर कमांड के कमांडर इन चीफ जूयू ने चांगशा की पिछली 2 लड़ाइयों के अनुभव और सबक के आधार पर तियान्डु युद्ध कानून बनाया। जापानी सेना ने चांगशा के उपनगरों पर कई बार आक्रमण किया और उन्हें खदेड़ दिया गया। चांगशा पर कब्जा करने की आशा विफल रही। 1942 में जापानी सेना को भारी नुकसान हुआ। जापानियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और चीनी सेना ने तीसरा चांगशा ले लिया। बाओ बाओ युद्ध की जीत चीनी मार्च सेना, जो म्यांमार में लड़ रही थी, नए 38 डिवीजन के प्रमुख और ब्रिटिश सेना के पास गई। डुयुमिंग का अभियान बल स्थानीय रक्षा को मजबूत करने के लिए येरेन पर्वत से होते हुए उत्तर की ओर युन्नान तक पीछे चला गया। जापानी सेना ने अप्रैल 1942 के अंत में मोम के पेड़ पर कब्जा कर लिया और युन्नान मियाओ घोषणा को काट दिया। कुओमिंतांग सेना, जिसे भारी नुकसान उठाना पड़ा, ने ब्रिटिश और अमेरिकी सहयोगियों की मदद से अपने सैनिकों को फिर से आपूर्ति और पुनर्गठित किया। हालांकि कुओमिंतांग कट्टरपंथियों ने अभी भी अपने तरीके से चलने पर जोर दिया। मूल रूप से जापानी फांसीवाद से निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले अमेरिकी धन का उपयोग कुओमिंतांग द्वारा कम्युनिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। लेकिन कमांडर चेन यी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की पुनर्निर्मित नई चौथी सेना पूरे दक्षिण चीन में तेजी से प्रभावशाली हो गई है। 1942 के अंत तक कुओमिंतांग ने भारत में अपने सैनिकों का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया और उन्हें चीनी गैरीसन सैनिकों में बदल दिया। भारतीय सैन्य घटना कोई आपदा नहीं थी। शुरुआती दिनों में अमेरिकी प्रशिक्षण के तरीके बहुत सख्त थे। प्रशिक्षण के दौरान कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई और चीनी कुओमिंतांग को सहायता वापस ले ली गई। और जापानी विरोधी युद्ध की समाप्ति के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अंतिम निर्णायक लड़ाई की तैयारी करते हुए अनकही कठिनाइयों से गुजरने के बाद राष्ट्रीय सेना हत्यारा प्रभाग ने सफलतापूर्वक भारत में प्रशिक्षण पूरा किया और वापस लौट आया। चीन 1943 में 11 से 12 बजे तक हुनान के चांगदे की लड़ाई में चीनी सेना को हताहत होना पड़ा। 40,000 से अधिक जापानी सैनिकों को घायल करने में 60,000 से अधिक लोगों की लागत आई। चांगदे युद्ध की जीत पूर्वोत्तर में स्टेलिनग्राद की लड़ाई से हार गई थी। उत्तरी म्यांमार में चीनी और अमेरिकी गठबंधन सेना ने 1943 के अंत में एक रणनीतिक जवाबी हमला शुरू किया। माइतकीना में जापानी सैनिकों को चीनी और अमेरिकी गठबंधन सेना ने घेर लिया था। 1944 साल पहले चियांग काई शेक ने बर्मी उद्योग मंत्रालय को फिर से खोलने के लिए ब्रिटिशों की ओर से एक संयुक्त आक्रमण शुरू किया था। वह चीजों से थक गया है, इसलिए पहले से चेतावनी दी गई तुओफेंग विमानवाहक पोत रणनीतिक आपूर्ति के परिवहन के लिए आया था।
चीनी सेना ने ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं के सहयोग से BWD द्वारा सोंगशान बाओशान शहर यूनान प्रांत में एक मिशन शुरू किया।